जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बयान दिया था, उस पे ज़ाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था बाय द वे। दैट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आएँ, ठीक है जी। और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ द आवर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज़ अ टफ स्टेटमेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया टू चाइना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब चाइना जो है उसको एक्चुअली रियलाइज़ होने लगा है कि भैया इंडिया जो है ना वो दुनिया की आंखों का तारा बना हुआ है और इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और यही है वो देश जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो अब चाइना ये चीज़ चाहता है कि इंडिया हमारे साथ रिश्ते नॉर्मल करे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिया चाहता है कि भाई तुम लोग बॉर्डर टेंशन जो है चल रही है इसको ठीक करो तो हम रिश्ते ठीक करने के बारे में सोचेंगे। अब आप सोचिए दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कश्मीर फाइल्स के ऊपर आज भी पाकिस्तान के अंदर चर्चाएं चल रही हैं। तो दूसरा वीडियो उसी का होगा, चलिए शुरू करते चाइनीज हैं। फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो इंडिया में अपने काउंटर पार्ट जो हैं जयशंकर से मिले हैं और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे भी अजीत डोभाल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। कि चाइना ये चीज़ तो समझता है कि इंडिया जो है वो एक पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैंक कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है, दे आर टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। नरेंद्र मोदी के लफ्ज़ से मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। ऑपोजिशन भी क्रिटिसाइज कर रही है, ग्लोबली भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि टीवी पे हर जगह पे एक माहौल बना है। अमित शाह बात कर रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, एनएस डोभाल तो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो बात कर रहे होंगे। सो दे आर स्पीकिंग लेस एंड दे आर डूइंग मोर। दैट इज़ अ वाइज़ स्ट्रैटेजी। एनी हाउ ये जो चीज़ है बेसिकली चाइनीज़ क्यों परेशान है? असल वो क्यों इधर पहुँच गए हैं? अब चाइना जो है वो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये या बाकी इंडो पै अमेरिका हो, ये जो इंडो पैसिफिक के ममालिक हैं वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं। क्वाड है दैट बेसिकली इज़ अ पेन, एक बहुत बड़ी पेन है जो कि चाइनीज़ के माइंड में 24 घंटे रहती है। और वो एक ही बात कह रहे हैं, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अच्छा इसकी ना एक अगर आप ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। जब क्वाड के 4 ममालिक ये कह रहे हैं फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, तो ये वो एरिया था जहाँ पे चाइनीज़ जो थे वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी किया करते थे। ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बयान दिया था, उस पे ज़ाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था बाय द वे। दैट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आएँ, ठीक है जी। और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ द आवर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज़ अ टफ स्टेटमेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया टू चाइना। ठीक है जी। अच्छा अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात तो हुई है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो वहाँ से सामने आई हो। लेकिन वो चाइनीज़ बार-बार कह रहे हैं, इंडियंस बार-बार कह रहे हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि हम यूनिलैटरली किसी को चीज़ें जो है वो चेंज नहीं करने देंगे। और अब चाइना ने ये महसूस किया कि इंडिया जो है उसको यूक्रेन के इश्यू में भी मेनस्ट्रीम हुआ। So I think China understands India's role in the global affairs as well. तो ये जो चीजें हैं, the Chinese have noticed that how India has mainstreamed here. I think everybody is understanding that how much influence and how much potential and power India has. So ये एक diversification होती है relationship में। तो लेकिन बहरहाल पता चलता है कि फिल्म में क्या है, लेकिन इसके ऊपर हम पूछेंगे रोहित शर्मा से। रोहित जी, मैं आपके सामने कुछ सवालात रख देती हूँ। एक तो ये कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक जो आप कह लीजिए सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो ये कह रहा है कि बहुत जबरदस्त मूवी है, इंडिया में बहुत इसकी तारीफ की जा रही है, लोग इसके इतने दीवाने कि मैंने ऐसे क्लिप्स भी देखे कि जब वो मूवी देख के उठे हैं सिनेमा में तो वहां पर शायद डायरेक्टर या कोई मौजूद था तो उसके उन्होंने हाथ चूमने शुरू कर दिए, उनके पांव पकड़ लिए, उनसे लिपट गए, रोना शुरू कर दिया, इस हद तक इमोशनल हुए लोग। अच्छा दूसरी तरफ ऐसे क्लिप्स भी हमारे पास पहुंचे जिसमें हमने देखा कि लोगों ने
जब मूवी खत्म हुई तो उन्होंने उठ के बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। शाहरुख खान, आमिर खान, जो वहां पे मुस्लिम एक्टर्स उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, और बहुत कुछ, इसको बंद किया जाए, ये इसके ये है। ये दोनों तरह की जो है ना फीडबैक मिल रही है। और इसके बारे में एक ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कमाल की मूवी बनी है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जो जेन्युइन टॉपिक है और जिसपे मूवी बननी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें क्योंकि सियासत शामिल कर दी गई, और ये एक इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल है, और क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूवी है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी हैं। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे बताइए अभी तक ये कितना इसने रेटिंग की है, और क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं? मैम ये मूवी जो है अब तक की टोटल मिला के मैं बताऊं तो अब तक की 42nd हाईएस्ट अर्निंग मूवी है इंडिया में। अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। इसकी ओवरसीज कलेक्शन हमें अभी तक उस पर क्लैरिटी कम है, लेकिन इंडिया में अब तक 180 करोड़ रुपीस कमा चुकी है, 180 करोड़ रुपए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका कलेक्शन है। डे बाय डे इसकी कलेक्शन बढ़ रही है। वैसे इसकी टीवी पर पब्लिसिटी या इसकी एड में पब्लिसिटी कम है, थ्रू वर्ड इसकी पब्लिसिटी ज्यादा है, टॉक ऑफ द टाउन है। जिस आदमी से बात कीजिए वही बोलता है कि देखी कि नहीं। इसका मतलब ये ग्रॉस करेगी इससे ज्यादा। इससे नीचे जो मूवीज है, माय नेम इज खान, दबंग 3, इससे कम कमाई, जो कि वो पूरी पूरी उनकी लाइफ टाइम अर्निंग है। इसकी अभी 2 ही हफ्ते की अर्निंग है। तो ये मूवी करने तो जा रही है कुछ धमाल। और दूसरी चीज, जहां तक बात यह है कि कुछ लोग पैर छू रहे थे, कुछ लोग उनका हाथ चूम रहे थे, द रीजन बीइंग के बहुत सारे लोगों ने उस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया था। वो कश्मीरी क्राउड है, वो लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली ये फेस किया था, और ये फेस करके वो लोग बाहर निकले थे। कश्मीरीज के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई थी, उसके बाद बहुत सारे कश्मीरीज उसको देख के आए। जितने लोग देख के आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जितना दिखाया गया उससे कई गुना ज्यादा उसमें हुआ, एक्चुअल में हुआ था। जो दिखाया गया वो भी कम नहीं है। और अगर एक्चुअल मान लें कि यही हुआ था, और एक्चुअल मान लें इन द सेंस के ये जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है, एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद दिखाया है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड्स हैं और मौजूद हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में, रिपोर्ट्स में, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स में, ये सारी रिपोर्ट्स में लिखी हुई हैं। तो इसलिए उसमें कोई फैक्चुअल एरर्स नहीं है। ऐसा कोई कंटेस्ट अब तक नहीं कर पाया कि कोई फैक्चुअल एरर्स थी। और जो दिखाया गया उसे मैं अगर आपको भी दिखा दूं आप रुकिएगा। एक तो आपने ये बात की कि देखिए, मुझे ये बताइएगा, हमें अभी तक ये पता चला है कि ये जो मूवी है इसका टॉपिक जो, और जो क्लिप्स हमने देखे थोड़ी बहुत, कि इसका टॉपिक है कि कश्मीर में जो पंडित वहां पे बसते थे, वहां के जो नेटिव्स थे, आप ये कह लीजिए, उनको वहां से बाहर निकाला गया जबरदस्ती, और किस तरीके से निकाला गया और उनके ऊपर कितने जुल्म किए गए। ये वाला इसका टॉपिक है। आप क्या समझते हैं, यही, या इससे बढ़कर भी उसका कोई टॉपिक है, कुछ और भी शामिल किया गया है? और जो आपने फैक्चुअल मिस्टेक्स की बात की, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एग्जेजरेशन है? एग्जैजरेशन नहीं है। एग्जैजरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ उसमें दिखाया गया है वो रिकॉर्ड्स में मौजूद है, और उन आदमियों का नाम बताया जा सकता है जिसके साथ वो हुआ था। हालांकि कुछ चीजें क्लब की गई हैं, एक ही कैरेक्टर पे 3-4 चीजें दिखा दी गई हैं। एक लेडी के हस्बैंड को मारा, वो चावलों पे गिरा, वो चावल उस लेडी को खिला दिए गए, ये एक्चुअल में हुआ था। और उस लेडी का नाम वो बी के गंजू की वाइफ थी, जिनके साथ हुआ था ये, जिनको चावल के एक स्टैक में उनके हस्बैंड घुसे हुए थे छुपने के लिए, बचने के लिए। उनको गोली मारी गई, बह रहा था वो चावलों में, वो चावल उसकी वाइफ को खिला दिए गए। दिस वॉज बी के गंजूज वाइफ। नहीं, ये हम इसकी हम इनकी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल शामिल हैं, हम देखेंगे तो यकीनी तौर पर इससे पता चलेगा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये सब कश्मीरी पंडित्स हैं ना, जिनके, तो यही मैंने सही कहा ना कि इसका जो मौजू है वो वहां के कश्मीरी पंडित्स हैं? या कश्मीरी पंडित्स वहां पे थे, और उन्होंने पंडित्स को, उनका अपना ये कहा कि आइदर लीव और कन्वर्ट और डाई। उनका ये डायलॉग था, उनका ये स्लोगन था। जिन लोगों ने छोड़ा नहीं और कन्वर्ट नहीं हुए, उनको मार दिया